हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मनप्रीत एंड वेलकम आपका नर्सिंग स्कूप यूट्यूब चैनल पे। एंड इस वीडियो में हम करेंगे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंटर्स, ठीक है। गोल्डन पॉइंटर्स को हम डिस्कस करेंगे एंड दिस इज़ अ पार्ट 1 ऑफ द मेडिकल सर्जिकल लास्ट मिनट प्रिपरेशन वीडियो। सो इससे पहले मैंने इमेज बेस्ड क्वेश्चंस डाले थे एंड FON फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के लास्ट मिनट प्रिपरेशन वीडियोस बनाए थे। सो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे देन डू वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। सो आई होप जो आने वाले नर्सिंग एग्ज़ाम्स हैं, नॉरसेट हैं एंड अदर एग्ज़ाम्स हैं, उन एग्ज़ाम्स में ये वीडियोस आपकी बहुत हेल्प करेंगी। सो चलिए इसी के साथ ही स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स से। एंड मैंने स्टार्ट करा है एंडोक्राइन सिस्टम से। तो एंडोक्राइन सिस्टम में हम देखेंगे कि इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन रिलीज करता है। सो इस पे भी क्वेश्चन आता है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इंटीरियर एंड पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी कौन कौन से हार्मोन रिलीज करते हैं। सो इंटीरियर कौन सा करता है? ACTH, FSH, ग्रोथ हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, देन प्रोलैक्टिन, देन सोमैटोट्रॉफिक ग्रोथ स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। सो ये सारे हार्मोन रिलीज करता है इंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। सो नेक्स्ट इज अ पोस्टीरियर लोब। सो यहाँ पे पोस्टीरियर आएगा। पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन रिलीज करता है? 2 हॉर्मोन्स होते हैं, एक होता है ऑक्सीटोसिन एंड सेकंड होता है वेसोप्रेसिन, ठीक है, जिसका अनदर नेम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। सो पोस्टीरियर लोब 2 ही करता है, ऑक्सीटोसिन एंड ADH। जो बाकी सारे हैं वो इंटीरियर लोब से रिलीज होते हैं, ठीक है जी। सो नेक्स्ट है DKA, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। So lack of insulin is the primary cause of the DKA and the treatment of diabetic ketoacidosis consists of insulin administration जिसमें short term rapid acting दोनों आती हैं, then intravenous fluid administration जिसमें हम normal saline देते हैं initially and then potassium replacement for correcting the acidosis, ठीक है। So this is a treatment of diabetic ketoacidosis and lack of insulin is the primary cause. So next देखते हैं। Next is cardiac monitoring is important due to alteration in the potassium level associated with the diabetic ketoacidosis and its treatment. So cardiac monitoring essential होती है इसमें। So next अब हम देखते हैं एडिसन डिजीज। So एडिसन डिजीज क्या होती है? It is the adrenal insufficiency. So नेम से ही क्लियर है, adrenal insufficiency का मतलब डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ द adrenocortical hormones जिसमें आते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। ओके, सो एडिसन क्राइसिस। सो व्हाट इज एडिसन क्राइसिस? इट इज द एक्यूट adrenal insufficiency। क्यों होता है डिक्रीज adrenal hormones? ड्यू टू द एक्सट्रीम फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेस and lack of the sufficient adrenocortical hormones to manage the stressors. So Addison crisis is a life threatening emergency. क्यों है ये life threatening condition? Because one of the role of endogenous cortisol is the vascular response to the epinephrine and norepinephrine. सो उसकी वजह से क्या होगा, अगर ये हार्मोन ही डिक्रीज हो गए कॉर्टिसोल, देन क्या होगा? हाइपोटेंशन होगी। हाइपोटेंशन अकर व्हेन द ब्लड वेसल्स कांट रिस्पॉन्ड टू द एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन एंड उस वजह से क्या होगा? पेशेंट का BP फॉल करने लगेगा। सो रोल ऑफ एल्डोस्टेरोन इन अ बॉडी इज टू सपोर्ट द BP बाय होल्डिंग द सॉल्ट एंड वाटर एंड एक्सक्रीटिंग द पोटाशियम, ठीक है। सो एल्डोस्टेरोन का काम क्या होता है कि BP को मेंटेन करना एंड ये होल्ड करता है सोडियम एंड वाटर एंड एक्सक्रीट करता है पोटाशियम को। सो अब क्या होगा एडिसन क्राइसिस में और एडिसन डिजीज में? जो एल्डोस्टेरोन होगा इसकी अमाउंट कम हो जाएगी, इनसफिशिएंट होगी। सो उस वजह से क्या होगा? जो सॉल्ट एंड वाटर है वो लॉस होंगे बॉडी से एंड जो पोटाशियम है वो इकट्ठा होता रहेगा, ठीक है। सो दिस लीड्स टू द हाइपोटेंशन फ्रॉम डिक्रीज वेस्कुलर वॉल्यूम, हाइपोनेट्रीमिया क्योंकि लॉस हो रहा है सोडियम एंड वाटर का, एंड हाइपरकैलेमिया हो रहा है बिकॉज जो पोटाशियम है वो बॉडी में अकोमुलेट हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज द लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। इसमें हाइपोटेंशन हो रही है, हाइपरकैलेमिया हो रहा है, हाइपोनेट्रीमिया हो रहा है बिकॉज जो वेस्कुलर रिस्पॉन्स है टू एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन वो खत्म होता जा रहा है। सो इसलिए एडिसन डिजीज इज अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, ठीक है, इमरजेंसी है ये। So next is instruct the patient taking a corticosteroid not to stop the medication abruptly. So अगर patient corticosteroid therapy पे हैं then उसको instruct करना है कि इस medication को कभी भी एकदम से abruptly बंद नहीं करना है। क्यों हमें abruptly stop नहीं करना है? Because this could result into the adrenal insufficiency, ठीक है जी।
सो नेक्स्ट देखते हैं हाइपो एंड हाइपरथायराइडिज्म के कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। सो हाइपोथायराइडिज्म को पहले देखते हैं। अगर हाइपोथायराइडिज्म होगा तो क्या होगा, इनटॉलरेंस होगी टू कोल्ड, पेशेंट को ठंड ज़्यादा लगेगी, वेट गेन होगा, इसमें हेयर लॉस होएगा, देन लेथार्जिक होगा, ब्रेडिकार्डिया होगा एंड फेशियल पफिनेस रहेगी। सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ द हाइपोथायराइडिज्म। सो नेक्स्ट अब हम देखते हैं हाइपरथायराइडिज्म। सो हाइपरथायराइडिज्म में क्या होगा, ट्रेमर्स एंड वेट लॉस होगा, हीट इंटॉलरेंस रहेगी, वीकनेस एंड मसल एक होएगा, पेरेस्थीजिया, देन पाल्पिटेशंस, टेकिकार्डिया, कार्डियक डिसरिथमिया हो सकता है एंड प्रोट्रूडिंग आई बॉल्स। ठीक है, सो दीज आर द मैनिफेस्टेशंस कैन बी सीन इन द हाइपरथायराइडिज्म। ठीक है, एंड दीज आर द मैनिफेस्टेशन ऑफ द हाइपोथायराइडिज्म। सो नेक्स्ट देखते हैं मैक्सेडिमा कॉमा। सो इट इज़ अ रेयर बट सीरियस डिसऑर्डर दैट रिजल्ट फ्रॉम परसिस्टेंटली लो थायराइड प्रोडक्शन। सो थायराइड प्रोडक्शन इसमें डिक्रीज होगी। सो मैक्सेडिमा कॉमा में होता क्या है, कॉमा हो सकता है जैसा कि इसके नाम में ही है। सो कॉमा कैन बी प्रेसिपिटेटेड बाय एक्यूट इलनेस एंड रैपिड विड्रॉल ऑफ द थायराइड मेडिकेशन, एनेस्थीसिया, सर्जरी, हाइपोथर्मिया एंड यूज ऑफ द सेडेटिव एंड अनाल्जेसिक्स। सो इन सब कारणों की वजह से मैक्सेडिमा कॉमा हो सकता है पेशेंट को। सो नेक्स्ट है इन मैक्सेडिमा कॉमा इनिशियल नर्सिंग एक्शन क्या होना चाहिए। सो फर्स्ट एक्शन होना चाहिए टू मेंटेन द पेटेंट एयरवे। इंटरवेंशन जो भी करनी है सबसे पहले हमने पेटेंट एयरवे मेंटेन करना है, उसके बाद आएगा ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, देन फॉलोड बाय द फ्लूइड रिप्लेसमेंट एंड कीपिंग द पेशेंट वार्म, मॉनिटरिंग द वाइटल साइंस एंड एडमिनिस्ट्रिंग द थायराइड हार्मोन्स वाई द इंट्रावीनस रूट। सो दिस इज द मैनेजमेंट ऑफ द मैक्सेडिमा कॉमा एंड इन सब में आपको प्रायोरिटी देनी है टू मेंटेन द पेटेंट एयरवे। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं शेकीनेस, पाल्पिटेशंस एंड लाइट हेडेक। सो दीज आर दी साइन एंड सिम्टम्स एसोसिएटेड विद द हाइपोग्लाइसीमिया एंड अगर आपको ये सिम्टम्स लगे तो आपने पेशेंट को फूड और ग्लूकोज इमीडिएटली दे देना है। सो नेक्स्ट इज मेटफॉर्मिन नीड्स टू बी विद होल्ड। सो आपने मेटफॉर्मिन को रोकना है टेम्परेरली। बिफोर एंड आफ्टर आएगा यहाँ पे, बिफोर एंड आफ्टर फॉर 48 आवर्स आफ्टर हैविंग एनी रेडियोलॉजिकल स्टडी दैट इन्वॉल्व्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंट्रावीनस कॉन्ट्रास्ट डाई। सो अगर कॉन्ट्रास्ट डाई यूज हो रहा है रेडियोलॉजिकल स्टडी में, जो कि होता ही है मोस्टली, सो उसमें आपने मेटफॉर्मिन को विद होल्ड करना होता है फॉर 48 आवर्स बिफोर एंड आफ्टर। क्यों करना होता है, बिकॉज ऑफ द रिस्क ऑफ कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस्ड नेफ्रोपैथी एंड लैक्टिक एसिडोसिस। ठीक है, सो नेक्स्ट इज द इंसुलिन प्रिपरेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, पॉइंटर है। When preparing a mixture of short acting insulin with another insulin preparation, so आपको सबसे पहले कौन सा लेना है। So short acting insulin is drawn firstly into the syringe. क्यों करना है, because this sequence will avoid the contamination of vial of the short acting insulin with the insulin of the another type. So आपने short acting insulin को पहले withdraw करना है। सो नेक्स्ट देखते हैं द इंसुलिन इन अनओपनड वाइल। अगर वाइल ओपन हो गई देन आपने उसको स्टोर करना है अंडर दी रेफ्रिजरेशन अनटिल नीडेड। ठीक है, सो उसको स्टोर करके रखना है रेफ्रिजरेटर में। सो नेक्स्ट पॉइंटर इज when alcohol is combined with glimepiride then disulfiram like reaction can occur. So this syndrome includes the flushing, palpitations and nausea. ठीक है, सो disulfiram like reaction आ सकता है when alcohol is combined with glimepiride. ठीक है, ओके, सो चलिए नेक्स्ट पॉइंटर देखते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंटर्स आर फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम। Okay, so first is following the endoscopic procedure, you have to monitor for the return of the gag reflex before giving anything to the patient. And अगर gag reflex नहीं आया है then अगर आपने patient को कुछ दे दिया फिर भी then patient aspirate कर सकता। So check for the return of the gag reflex before offering anything to the patient after the endoscopic procedure. So next pointer is the rapid removal of fluid from the abdominal cavity during a parasynthesis procedure. So this can lead to the decreased abdominal pressure and उस वजह से क्या हो सकता है, massive vasodilation हो सकती है, that can lead to the shock. So इसलिए आपने पैरासिंथेसिस के प्रोसीजर के टाइम पे पेशेंट का हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर को बहुत क्लोजली मॉनिटर करना होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं यूरिया ब्रेथ टेस्ट। सो यूरिया ब्रेथ टेस्ट क्या डिटेक्ट करता है, प्रेजेंस ऑफ द एच पाइलोरी। एंड एच पाइलोरी क्या करता है, इट इज़ अ कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर दी पेप्टिक अल्सर डिजीज। ठीक है जी,
तो नेक्स्ट पॉइंटर है अबाउट द एक्यूट गैस्ट्राइटिस. सो इन एक्यूट गैस्ट्राइटिस फ्लूइड एंड फूड शुड बी विदहेल्ड अंटिल द सिम्टम्स सबसाइड. सो अगर गैस्ट्राइटिस हुआ है तो मेनली जो फूड एंड फ्लूइड होता है वो विदहोल्ड करना होता है एंड आपने देने होते हैं आइस चिप्स, ठीक है, फॉलोड बाय द क्लियर फ्लूइड एंड देन सॉलिड डाइट, ठीक है. फर्स्टली आइस चिप्स, देन क्लियर फ्लूइड एंड देन सॉलिड फूड, ठीक है. सो नेक्स्ट इज फॉलोइंग द गैस्ट्रिक सर्जरी डोंट इरिगेट और रिमूव द एनजी ट्यूब. क्यों नहीं करना? अनलेस प्रिस्क्राइब स्पेसिफिकली बिकॉज ऑफ द रिस्क ऑफ द डिसरप्शन ऑफ द गैस्ट्रिक सूचर्स, ठीक है. सो गैस्ट्रिक सर्जरी हुई है तो सूचर भी लगे होंगे, सूचर लगे हैं तो आपने इरिगेशन या रिमूवल नहीं करना है एनजी ट्यूब का विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है. सो नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट पॉइंटर. सो नेक्स्ट पॉइंटर्स आर अबाउट डंपिंग सिंड्रोम. सो डंपिंग सिंड्रोम बहुत इंपॉर्टेंट है. यूजुअली आप एग्जामिनेशंस में डंपिंग सिंड्रोम पे क्वेश्चन देख सकते हो. सो फर्स्टली हम देखते हैं कि व्हाट इज डंपिंग सिंड्रोम. So it is a rapid emptying of the gastric contents into the small intestine and that occurs following the gastric resection, ठीक है. So gastric surgery और resection के बाद जो dumping syndrome देखने में मिलता है and it is the rapid emptying of the gastric content into the small intestine and dumping syndrome symptoms occurring 30 minutes after the ईटिंग. सो इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या हैं? सो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आर नॉजिया, वॉमिटिंग, देन फीलिंग ऑफ फुलनेस, abdominal cramps, then diarrhea, palpitations, tachycardia, perspiration, sweating, weakness, dizziness, loud gurgling sounds resulting from the bowel, hypermotility, ठीक है जी. सो दिस इज द डंपिंग सिंड्रोम. सो नेक्स्ट देखते हैं. सो नेक्स्ट पॉइंटर्स आर अबाउट cholecystitis. सो वट इज cholecystitis? इट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर. सो आगे हम देखते हैं इसके क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या होंगे. सो एपिगैस्ट्रिक पेन होगी दैट रेडिएट्स टू द राइट शोल्डर और स्कैपुला. देन पेन लोकलाइज्ड होगी इन राइट अपर क्वाड्रेंट एंड ट्रिगर्ड बाय हाई फैटी डाइट एंड हाई वॉल्यूम मील्स, ठीक है. सो cholecystitis में पेन होगी राइट अपर क्वाड्रेंट में, एपिगैस्ट्रिक पेन होती है विच रेडिएट्स टू द राइट शोल्डर एंड स्कैपुला, ठीक है. सो द मास पाल्पेटेड इनटू द राइट अपर क्वाड्रेंट. सो जहाँ पे पेन भी होगी एंड मास फील होगा आपको. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंटर देखते हैं. सो नेक्स्ट पॉइंटर इज मर्फी साइन. सो दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू द cholecystitis. मैंने ना एक वीडियो बनाई थी क्लिनिकल साइंस पे. सो आप वो वीडियो को देखना एक बार एग्जाम में जाने से पहले. उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट साइंस हैं वो सारे कवर करे हैं विद द पिक्चर्स. वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करा था. तो आप एक बार क्लिनिकल साइंस वाली वीडियो जरूर देखना. सो मर्फी साइन क्या है? पेशेंट कांट टेक अ डीप ब्रेथ व्हेन द एग्जामिनर फिंगर्स आर पास्ड बिलो द हिपैटिक मार्जिन बिकॉज ऑफ द पेन एंड दिस मर्फी साइन इज एसोसिएटेड विद द cholecystitis, ठीक है. सो नेक्स्ट अब हम देखते हैं कॉलीलिथियासिस. सो व्हाट इज कॉलीलिथियासिस? इट इज एक्यूट इन्फ्लामेशन एसोसिएटेड विद द गॉल स्टोन. सो गॉल स्टोन्स होते हैं कॉलीलिथियासिस एंड क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या होंगी इसमें? जॉन्डिस होगा, देन डार्क ऑरेंज एंड फोमी यूरिन होगा, स्टिटोरिया होगा एंड क्ले कलर्ड फेसेस होंगे, ठीक है जी. सो सर्जिकल इंटरवेंशंस क्या आएंगी? कॉलीसिस्टेक्टमी कर सकते हो, डेट इज द रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर. देन सेकेंड सर्जिकल इंटरवेंशन इज द कोलिडोकोलिथोटमी. सो इट इज द incision into the common bile duct so that to remove the stones. So that's all about the clinical findings and surgical interventions in case of the cholelithiasis. So चलिए next pointer देखते हैं. और so next pointer is about liver cirrhosis. So liver cirrhosis क्या है? This is a chronic progressive disease है of the liver which is characterized by diffuse degeneration and destruction of the hepatocytes, ठीक है. जो liver cells हैं उनकी destruction and degeneration होती है in liver cirrhosis. So cirrhosis is due to the chronic damage and injury to the liver cells and most commonly उसके cause क्या होते हैं? Chronic hepatitis C, then alcoholism, then non-alcoholic fatty liver disease and non-alcoholic steatohepatitis. So these are the most common reasons behind the liver cirrhosis, ठीक है जी. So next क्या है? Hepatitis. So what is hepatitis? It is the inflammation of the liver which is caused by a virus, bacteria and exposure to the many medications and hepatotoxic agents, ठीक है. So this is the hepatitis. It is the inflammation of the liver. So next is the strict and frequent hand washing. It is the key to prevent the spread of infection in all types of the hepatitis. So strict and frequent hand washing is necessary. सो नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि हेपेटाइटिस जो टाइप्स होती हैं इसकी, ये स्प्रेड किस किस तरह से होता है. सो जो हेपेटाइटिस ए है इट इज़ ट्रांसमिटेड वाया फीको ऑरल रूट, मेनली वाया कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर.
सो नेक्स्ट इज हेपेटाइटिस बी. सो हेपेटाइटिस बी कैसे ट्रांसमिट होता है? इट इज ट्रांसमिटेड बाय ब्लड प्रोडक्ट्स और आर्टिकल्स, शेयर्ड contaminated needles, then infected saliva and sexual contacts. ओके, सो हेपेटाइटिस ए हो गया ओरल फीकल एंड हेपेटाइटिस बी हो गया ब्लड प्रोडक्ट्स एंड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स. सो नेक्स्ट देखते हैं. सो नेक्स्ट इज हेपेटाइटिस सी. सो हेपेटाइटिस सी स्प्रेड होता है थ्रू दी ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स. सो नेक्स्ट है हेपेटाइटिस डी. इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स एंड थ्रू द क्लोज पर्सनल कॉन्टैक्ट्स. एंड द लास्ट इज हेपेटाइटिस ई. सॉरी, यहाँ पे ई आएगा. एंड हेपेटाइटिस ई इज ट्रांसमिटेड थ्रू दी फीकल ऑरल रूट. सो जो ए एंड ई है डेट इज ट्रांसमिटेड बाय फीको ऑरल रूट. जो हेपेटाइटिस बी, सी एंड डी है डेट इज ट्रांसमिटेड बाय ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स. ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज पॉइंटर्स. सो आज हमने मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स सिस्टम वाइज डिस्कस करे हैं. सो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी देन डू शेयर विद योर फ्रेंड्स हु आर गोइंग टू अपीयर फॉर अपकमिंग एग्जाम्स. एंड अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं देन मेरी सपोर्ट के लिए आप वीडियोस को लाइक कर सकते हो एंड अपनी फीडबैक भी कमेंट सेक्शन में आप प्रोवाइड कर सकते हो एंड शेयर तो कर ही देना. सो चलिए, कल मिलूंगी नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स के साथ. सो अपनी प्रिपरेशन आप ऐसे ही सॉलिड करो, ठीक है, लास्ट मिनट प्रिपरेशन से. चलिए ठीक है, कल मिलूंगी मैं नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स के साथ. सो स्टे ट्यून्ड विद नर्सिंग स्कूप एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.